क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर जब भी कोई बात करता है तो आप इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना कि हमारा जो कोई भी पॉलिनोमियल होता है, तो सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। चलो, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएंगे बाद में। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक्चुअली होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है a1 x की पावर n प्लस a2 x की पावर n-1 प्लस a3 x की पावर n-2 एंड सो ऑन, ऐसे कोई वैल्यू। इसमें n जो होता है ना वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, सबसे जरूरी चीज। अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, मान लो मैंने an तक लिख लिया, ये वैल्यू an तक जा रहा होगा। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल हमारा हो गया। सबसे जरूरी चीज ये है। दूसरी चीज, हम कई बार हमसे पूछा जाता है कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या अंतर होता है। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस हमारा ये होता है कि जब भी आप किसी फंक्शन को कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब कोई भी फंक्शन मान लो हमारा दिया हुआ ये एफ एक्स, ये क्या है? एक्सप्रेशन है। और अगर मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा जो वैल्यू दिया हुआ इक्वल टू समथिंग लिख दूं या मान लो 0 लिख दूं, तो ये फिर हमारा क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाता है। तो कई बार हमसे पूछा जाता है कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में ये डिफरेंस है कि एक्सप्रेशन में आप वैल्यू एक्स का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, इक्वेशन में आप रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, यही डिफरेंस है। दूसरी चीज, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि जो n का वैल्यू होगा वो 2 होना चाहिए, यानी जो डिग्री होगा वो 2 होगा। मतलब मैं यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्या आ जाएगा? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अभी हमने लिखा है। ठीक, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर डिग्री 1 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर एक्सप्रेशन बोलते हैं। डिग्री 3 होता है यानी n का वैल्यू 3 होता है तो हमें क्या बोलता है? क्यूबिक एक्सप्रेशन बोलता। n का वैल्यू 4 होता है तो बाई क्वाड्रेटिक होता है। तो वो डिपेंड करता है डिग्री क्या दिया होगा। ठीक है, अभी तो हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि जहां पे डिग्री 2 हो उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक चीज और, जब भी आप किसी भी इक्वेशन का रूट्स फाइंड आउट करोगे, ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आपको बताया है, जितना डिग्री रहता है, मान लो कोई भी इक्वेशन दे दिया, जैसे x की पावर 7 प्लस 5 x की पावर 6 प्लस 8 इक्वल टू मान लो 0 दे दिया, तो इसके जो मैक्सिमम रूट होंगे ना वो 7 आएंगे। x के कुल 7 वैल्यू आएंगे, a1 a2 a3 a4 a5 a6 और a7। अब वो कैसा आता है इस बात का अभी हमने कोई डिस्कशन नहीं किया, मतलब कुल मैक्सिमम 7 रूट आएंगे। ठीक, मान लो x की पावर 5 है प्लस 7x प्लस 9 ऐसे कुछ करके दिया हुआ है इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि x के मैक्सिमम 5 वैल्यूज आएंगे। ठीक, तो अगर मान लो हमने कोई इक्वेशन, अब मान लो आ जाते हैं इसके बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जैसे मैंने बात कर रहा था कि अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा वैल्यू दिया हुआ है जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और यहाँ पे अगर मान लो x के तो मान लो 2 ही वैल्यू आएंगे, अल्फा और बीटा। अगर मान लो 2 से ज्यादा वैल्यू आ रहे हैं, कोई भी ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है, तो वो हमारा एक स्पेशल केस आता है, क्या होता है? आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। अब ये स्पेशल केस कब आता है कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका वैल्यू आ रहा है ना, इसमें आप रखोगे तो ये इक्वल टू 0 आएगा, सेटिस्फाई करना चाहिए। बीटा का वैल्यू x की जगह रिप्लेस करोगे तो इसको सेटिस्फाई करता है। इन द मतलब हमने क्या किया, ऐसे समझो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो आपने x की जगह अल्फा रख दिया, तो a अल्फा² प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 आएगा, या बीटा रखोगे तो भी आएगा, तो a बीटा² प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0, ये इसको सेटिस्फाई करो, कहने का मतलब ये। तो अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 2 ही रूट्स आ सकते हैं, अगर हमारे पास ऐसा हुआ कि कोई ऐसा इक्वेशन है जहां पे 3 रूट्स या 3 वैल्यू x की सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी बोलते हैं। अब जैसे ऐसा इक्वेशन कौन सा हो सकता है भाई, देखते हैं कैसा हो सकता है, ये कौन सा हो सकता है। मान लिया हमने एक ऐसे ले लिया, x माइनस ए एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई सी माइनस ए सी माइनस बी प्लस
एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी और ए माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस सी और बी माइनस ए इक्वल टू मान लो 1 दिया। तो अगर मान लो मेरे को सेटिस्फाई कराना है, अब अगर मान लो इक्वल टू 1 आ रहा है, यहाँ इक्वल टू 0 नहीं दिया हुआ, तो मान लो जस्ट सपोज मैं x इज इक्वल टू ए रख के देखता हूँ। इक्वल टू अगर ए रखोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, पूरा 0 बन जाएगा। x इज इक्वल टू यहाँ पे 0 रख रहा हूँ, अगर यहाँ a रखोगे तो क्या मिलेगा, a माइनस बी और a माइनस सी, ये ऊपर और नीचे से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ रखोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो अच्छा 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एक इक्वेशन ये मिलेगा, मैंने सोल्यूशन मिलेगा। x इज इक्वल टू बी आप रख के देखो, यहाँ रखोगे तो यहाँ पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ रखोगे तो यहाँ पूरा 0 मिल जाएगा। b माइनस सी ये पूरा कैंसिल होके यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 1 ये भी आ रहा है। अब x इज इक्वल टू सी रख के देखते हैं, तो c रखोगे तो c माइनस ए सी माइनस बी ऊपर से नीचे कैंसिल होके यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी, x इज इक्वल टू सी, 3 सोल्यूशन मिल रहा है, जबकि मिलना कितना चाहिए, 2। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 इक्वेशन से ज़्यादा रूट्स मिल रहे हैं, 2 x की 2 से ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन आइडेंटिटी होगा जिसके 2 से ज़्यादा सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। ठीक, तो आप इसके बारे में आप ध्यान रखना कि कभी भी अगर मान लो हमारा कोई इक्वेशन आ रहा है जहाँ पे 2 से ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है, तो वो फिर हमारा क्या आएगा, इक्वेशन आइडेंटिटी होगा जिसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक, अब बेसिकली हम लोग आ जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, जहाँ पे a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और ए बी सी जो होना चाहिए वो बिलोंगिंग टू r होना चाहिए। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ, बिलोंगिंग टू r का मतलब क्या हुआ, r का मतलब ये हुआ कि हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बताया था, क्या बताया था कि अगर मान लो बाय द वे कभी ऐसा हुआ कि ये जो वैल्यू कॉम्प्लेक्स रूट दे देता है ना, या कोई ऐसा कांस्टेंट तीसरा वेरिएबल टाइप का कोई दे देगा, तो फिर इस तरीके से आप इसके इक्वेशन का सलूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, या रियल रूट नहीं आएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। दूसरा चीज, a इज नॉट इक्वल टू 0 हमने क्यों लिखा है, हमने इसलिए लिखा है कि अगर a का वैल्यू बाय द वे 0 हो जाता है तो ये फिर क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा तो फिर क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। ठीक है, तो उसी के बारे में बात किया जा रहा है कि अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हो तो जो उसका लीडिंग कोफिशिएंट होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। सेकेंड, हम यहाँ से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू अगर 0 लिखे हो तो x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a होता है x का वैल्यू। ठीक, x का वैल्यू आपने 10th में सीखा होगा, कई सारे मेथड होते हैं जिसको हम लोग, इसमें हमने फार्मूला मेथड बताया, फार्मूला मेथड इन द सेंस माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी डिवाइड बाई 2a, डी यानी डिस्क्रिमिनेंट, डी यानी रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है। ठीक, तो d का वैल्यू हमारा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका आ जाएगा, या लेते हैं हम लोग जनरली डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू यही लेते हैं हम लोग। इसके अलावा अगर मान लो ये जो वैल्यू आता है ना, हम लोग क्या मानते हैं, एक वैल्यू अल्फा मान लेते हैं, अल्फा का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डिवाइड बाई 2a है। तो इसमें से जब प्लस लोगे तो मान लो हमने एक वैल्यू ले लिया, माइनस वाला ले लिया, बीटा का वैल्यू हमने दूसरा ले लिया माइनस बी प्लस रूट ओवर डी डिवाइड बाई 2a, इसको भी आप डी के टर्म्स में लिख लो, माइनस बी माइनस रूट ओवर डी डिवाइड बाई 2a। तो ये हमारा वैल्यू आपका है, मतलब अगर आप इन द सेंस अगर आप इसको लिखते हो, इस तरीके से बोलते हो, तो अल्फा और बीटा हमारा ये वैल्यू है। इसमें कुछ रिलेशंस भी निकल के आते हैं, जैसे मान लो रिलेशंस का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो आपने कई बार आपसे पूछा जाता है कि अल्फा और बीटा का वैल्यू कैलकुलेट करिए, है ना, कैसे, जैसे मान लो हमने एक इक्वेशन दे दिया, जस्ट सपोज हमसे एक क्वेश्चन दिया आ गया, क्या दिया हुआ है कि 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक,
और इसके दो रूट्स मान लो अल्फा और बीटा दिए गए हैं, तो हमसे पूछा जाएगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालिए। तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए मैं आपको फार्मूला बताने जा रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मतलब कुछ कंडीशंस हैं, रूल्स हैं, फार्मूले हैं, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला हमारा फार्मूला है कि अगर आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू लिखा हुआ है तो आप उसको लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं भूल गया, क्या चीज़, अगर मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ और इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी बाई ए होता है। ये 10th की चीज़ है, फिर भी आपको ध्यान रखना है। अल्फा प्लस बीटा अगर दो रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स का वैल्यू माइनस बी बाई ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू सी बाई ए होता है। तो मैं अल्फा प्लस बीटा और मैंने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के टर्म्स में सारे फार्मूलों को लिखूंगा, बनाऊंगा। क्यों? ताकि हम जो भी चीज़ें पूछी जाए वो हम बता सकें। अगर मान लो मेरे को अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू लिखा जाएगा, पूछा जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ऐसे लिख दूंगा। तीसरा वाला, अगर मान लो तीसरा फार्मूला हमको पूछा जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू मेरे से पूछा जाता है, तो मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है सब, यहाँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू अगर पूछा जा रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, अल्फा प्लस बीटा और फिर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। और ये सारी चीज़ें आप खुद से भी निकाल सकते हो। मतलब होता क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, सेकंड ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा होता है। तो उसी को ब्रेक हमने किया है, बस और कुछ नहीं। खुद से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे। फिर अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का अगर वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है तो मैं क्या करूँगा, अल्फा माइनस बीटा, ठीक, अल्फा माइनस बीटा, और दूसरा हमारा आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा होता है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कैसे कर सकते हो, प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और फिर दूसरे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कर क्या रहे हैं हम लोग, है ना। सारी वैल्यूज को आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। देखो हमने एक क्वेश्चन ये दिया था, कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ से अगर आप सम ऑफ रूट्स निकालोगे अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, -2 डिवाइड बाई 4 यानी -1/2 आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए यानी -1/4 आ जाएगा। हमसे अगर मान लो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पूछा जा रहा है तो मैं क्या करूँगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, फार्मूला भी हमने लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो बस यहाँ रख दो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -1/2 का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा -1/4, क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 2/4 यानी 3/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा वैल्यू आएगा। अगर मान लो आप नेक्स्ट चीज कैलकुलेट करना है, कोई भी वैल्यू आपको यहां से अगर कैलकुलेट करना है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं न्यूटन्स थ्योरम। न्यूटन्स थ्योरम क्या होता है भाई, न्यूटन्स थ्योरम। ठीक, न्यूटन्स थ्योरम हमारा क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी वैल्यू, एक मिनट, अगर कोई भी हमारा वैल्यू इस तरीके से दिया हुआ है, इसमें आप लिखोगे, एक आध लाइन लिख लो पहले, ज़्यादा अच्छा है। आप क्या लिखोगे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 and a is not equal to 0, ठीक, एंड Sn इज इक्वल टू, मान लो आपको गिवन है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर
देन a इंटू एस एन प्लस टू प्लस b इंटू एस एन प्लस वन प्लस c एस एन इक्वल टू 0, ये हमारा होता है। इस रिजल्ट को याद रखना है। रिजल्ट को याद रखने का मतलब ये हुआ कि आपको डायरेक्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको देखो करा रहा हूँ। कई सारे क्वेश्चन जेई में पूछे गए हैं। जैसे मान लो हमने दिया इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आर द रूट्स इक्वल टू 0 एंड ए एन इज इक्वल टू, मान लो गिवन है, ए एन इज इक्वल टू गिवन है अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, ठीक, फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, then find the value of a10 plus 17 a8 डिवाइडेड बाई a9, इसका वैल्यू निकालना है। a10 प्लस 17 a9 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्या आएगा देखो। तो अब यहाँ पे न्यूटन थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे। न्यूटन थ्योरम में हमारा क्या दिया हुआ, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालूं तो हमको 7 मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालूंगा तो 17 मिलेगा, ठीक। तो अगर इस थ्योरम में ये जो हमारा वैल्यू दिया हुआ, दूसरी चीज हम अल्फा बीटा का वैल्यू से ए बी सी का अगर कंपेरिजन करें, यहाँ पे ये जो ए बी और सी दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू क्या आएगा 1, बी का वैल्यू आएगा -7 और सी का वैल्यू क्या आएगा 17, ठीक है। तो अगर एस एन का वैल्यू अगर मान लो मैं यहाँ कैलकुलेट करूं, एस एन का वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत है। एस एन का वैल्यू हमको मिलेगा क्या चीज, एस एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर, अल्फा रूट्स हमने ले लिया है, अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन ऑलरेडी यहाँ तो दिया हुआ है। एस एन यानी ए एन है ना, यहाँ ए एन है, तो ए एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन मान हमारा हो गया। अब इसी को ना, ये सारी चीजें जो आपने यहाँ कैलकुलेट किया है, जो कैलकुलेट करना है आप इसमें रख दो बस, सिंपल। तो ए का वैल्यू 1 है, 1 इंटू एस एन प्लस 2, बी का वैल्यू क्या है -7 एस एन प्लस 1 और सी का वैल्यू क्या है 17 एस एन इक्वल टू 0। और ये ध्यान रखना यहाँ एस एन नहीं है, यहाँ एस एन नहीं है, मतलब क्या है ए एन है। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, तो ए एन प्लस 2 -7 ए एन प्लस 1 प्लस 17 ए एन इक्वल टू 0। अब देखो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे हमको क्या कैलकुलेट करना है, A10 चाहिए। A10 कब मिलेगा, जब n का वैल्यू आप 8 रख दो इसमें। तो A10 आएगा कब, यहाँ आपने n का वैल्यू 8 रख दिया, यहाँ क्या जाएगा A9 आ जाएगा और यहाँ 17 A8 आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक। अब जैसे जैसे दिया हुआ उसको वैसे वैसे अरेंज कर लो। A10 प्लस 17 A8 है ना, इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 7A9। तो अगर आप डिवाइड करोगे मान लो इसकी वैल्यूज को, तो क्या मिलेगा A10 प्लस 17 A8 डिवाइड बाई A9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7। यही तो पूछा गया था, इसी का वैल्यू, तो बस हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7। तो न्यूटन थ्योरम, अच्छा ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज करने के लिए ना आपको इस तरीके से भी कई बार वैल्यू दे दिया जाता है। यहाँ पे हमने जो बताया ना, ये अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n का ही वैल्यू दिया रहेगा, यही होगा। माइनस वगैरह देता है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम इस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते, कुछ और तरीका होगा। जस्ट सपोज मान लो हमने एक क्वेश्चन दिया, इसी से मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाता है। हमने दिया एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेट x स्क्वायर -14x - 2 इक्वल टू 0 है। इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा है, एक रूट अल्फा और दूसरा बीटा है, ठीक। अल्फा ग्रेटर देन बीटा बोला जा रहा है। एस एन का वैल्यू दिया हुआ अल्फा की पावर n माइनस बीटा के पावर n दिया हुआ, ठीक। एस एन का वैल्यू अल्फा के पावर n माइनस बीटा के पावर n है और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
S12 माइनस 2 टाइम्स ऑफ S10 डिवाइडेड बाई S11, ये हमको कैलकुलेट करना है। अब देखो न्यूटन थ्योरम आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक। अगर मान लो मैं S12 की बात कर रहा हूँ तो S12 S10 कैसे निकलेगा? S12 अगर निकालोगे तो अल्फा की पावर 12 माइनस बीटा की पावर 12, S10 की अगर बात करोगे तो अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10, और S11 की बात करोगे तो अल्फा की पावर 11 माइनस बीटा की पावर 11। ये आएगा भाई, यहीं से तो आएगा ये वैल्यू। तो अब सवाल ये उठता है कि अब इसको हम लोग अगर न्यूटन थ्योरम क्यों अप्लाई नहीं कर सकते? क्योंकि वहां पे Sn का वैल्यू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n था, और मैं कैलकुलेट भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते? क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू है, प्लस में कन्वर्ट भी नहीं कर सकता। तो अब मैं इसका यूज करूंगा, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, देखो ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सेटिस्फाई करेगा अल्फा, क्योंकि इसी का इक्वेशन, इसी का रूट्स तो है। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 14 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और दूसरा इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगा, बीटा स्क्वायर माइनस 14 बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। क्यों सेटिस्फाई करेगा? इसलिए सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इसी के रूट्स तो हैं। अब मैं क्या करता हूं ना, इसमें अल्फा के पावर 12 से 12 नहीं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरे में, ताकि अल्फा के पावर 12 हमको चाहिए और बीटा के पावर 12 चाहिए। तो मैं पूरे में अल्फा के पावर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ अल्फा के पावर 12 माइनस 14 अल्फा 11 माइनस 2 अल्फा की पावर 10 से मल्टीप्लाई किया 11 आ जाएगा। यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ भी वही काम करता हूँ। तो बीटा की पावर 12 माइनस 14 बीटा की पावर 11 माइनस 2 इंटू बीटा की पावर 10 इक्वल टू मानो 0 हो गया, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, अल्फा की पावर 12 माइनस बीटा की पावर 12 यानी S12 हमको निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये अगर इक्वल टू 0 है, इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दोनों को माइनस कर दो। तो अल्फा की पावर 12 माइनस बीटा की पावर 12 ये आ जाएगा, माइनस 14 अल्फा की पावर 11 माइनस बीटा की पावर 11, फिर माइनस 2 कॉमन हो गया तो अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 आएगा। तो इसकी वैल्यू जहां जहां आपने ये निकाला है ना, इसको सभी को रख दो। क्या चीज, ये हो जाएगा S12 माइनस 14 S11 माइनस 2 S10 इक्वल टू 0। जो वैल्यू आपको कैलकुलेट करना था उस हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। तो ये तो अरेंज हो ही गया, S12 माइनस 2 S10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14 S11 आ जाएगा। और हमको डिवाइडेड बाई S11 बनाना है, 2 S10 डिवाइड बाई S11 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14। तो ये हमारा ऐसे आंसर आ जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को इसलिए बताया कि आप न्यूटन थ्योरम के चक्कर में ना पड़े। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए न्यूटन थ्योरम सोचोगे कि उसी से बनेगा, और न्यूटन थ्योरम से ना बन करके किसी और तरीके से बनेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हेडिंग में आप डालोगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। देखो सबसे जरूरी चीज कहाँ से हम लोग डिफाइन करते हैं, हालांकि 10th में आप पढ़ चुके हो, फिर भी इसके बारे में फिर से देख लेते हैं। हमारा इक्वेशन मानो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू अगर मानो 0 दिया हुआ है, जहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी आर बिलोंगिंग टू आर मीन्स रियल नंबर, ठीक। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालो तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है, ठीक। इसी से तो हम लोग नेचर डिफाइन करते हैं। तो अगर मान लो d ग्रेटर देन d इक्वल टू 0 आ रहा है, d इक्वल टू 0 मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक। दोनों रूट्स रियल और इक्वल हैं। इसके बारे में और हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे जब कर्व के बारे में डिफाइन कराऊंगा, बताऊंगा आपको तब, ठीक है। अभी तो फिलहाल के लिए जो 10th की चीज़ें थी उसके बारे में बात करूँगी, ये 10th की ही चीज़ है। तो d ग्रेटर देन 0 मतलब रूट्स विल बी
रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये हमको कहाँ से पता चलता है कि ये रियल और अनइक्वल होगा, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। d लेस देन 0 है तो रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक, रूट्स आर इमेजिनरी। कैसे आता है? जैसे मान लो हमने कोई वैल्यू निकाला, ठीक, माइनस, जस्ट सपोज कोई वैल्यू ले रहा हूँ, -2 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई, मान लो हमने 5 ले लिया, कोई ऐसी वैल्यू ले लिया जस्ट सपोज, है। अगर मान लो आपने वैल्यू लिया यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके दो रूट्स आ रहे हैं, और आ रहे हैं मतलब ये हुआ कि पहला रूट आप लोगे -2 प्लस √3 डिवाइड बाई 2, ये पहला रूट हो गया, मान लो इसको अल्फा बोल दिया। दूसरा हमारा -2 माइनस √3/2, दूसरा रूट होगा, मान लो इसको आपने बीटा बोल दिया। तो ये कौन सा केस आएगा? ये वाला आएगा, अलग अलग रूट आ रहे हैं। दूसरा, अगर मान लो आपने -2 डिवाइड बाई 5 लिया सिर्फ, और यहाँ प्लस माइनस 0 कर दिया, ये d 0 होने का मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो यहाँ हमको सिर्फ मिलेगा -2/5। तो -2/5 होने का मतलब ये हुआ कि ऐसे समझो कि इसका जो वैल्यू आएगा सिर्फ दोनों वैल्यू यही मिले। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे दो रूट्स आने चाहिए, और दो रूट्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू सेम आ रहा है। ऐसे समझो ना, x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो क्या मिलेगा, x = 1 और 1, दो रूट्स मिलेंगे। जनरली हम लोग x = 1 लिख देते हैं, लेकिन 10 तक लिखते थे, अब हम लोग ये लिखेंगे 1 and 1। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा जाएगा तो 1 and 1 2 लिखोगे आप। तीसरा हमने मान लो दिया x = -2 प्लस माइनस रूट के अंदर में मान लो -3 आ गया डिवाइड बाई 5, तो -3 वाला ये तो हम लोग क्या रूट आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी रूट के अंदर में नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं हो सकता है इन जनरल, और अगर मान लो हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कॉम्प्लेक्स रूट आएगा। कॉम्प्लेक्स रूट होने का मतलब ये हुआ कि वो नेचर में जनरली पाया नहीं जाता है, वो बस हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये वैल्यू हमारा होगा -2 प्लस √3i, यानी -2 प्लस माइनस i √3 डिवाइड बाई 5 आपका वैल्यू आ जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स रूट आपका यहाँ से डिफाइन करते हैं बेसिकली, ठीक है। ये होता नहीं है, मैंने पहले भी बताया था कि ये नेचर में पाया नहीं जाता है, बस हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि कभी भी अगर मान लो आपका रूट दिया हुआ, रूट्स दिए हुए, जस्ट सपोज प्रॉपर्टीज आप लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ, हेडिंग डाल लो ज़्यादा अच्छा है, प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचर ऑफ रूट्स।